सो एमिटियंस, हाउ आर यू डूइंग? ठंड बहुत है ना, आवाज भी जम गई। कैसे हैं आप सब? जोश थोड़ा सा कम है। जोश कम है ना? तो एक जोरदार हाउस द जोश। ये बात तो बात चल रही थी आज की पार्लियामेंट की। तो बात अब एमिटियंस की नहीं, अब पार्लियामेंटेरियंस की है। हमारे बीच में बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और हम अक्सर जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि देश में डार्क पॉलिटिक्स है। कुछ अंगूठा छाप लोग बैठे हुए हैं, कुछ मन मर्जी करने वाले लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे तरह की हमारे मन में भ्रांतियां बन जाती हैं। मैं 2-3 दिन पहले मंगलवार को, 5 दिन हो गए, मुंबई में एक कार्यक्रम में था। एनडीटीवी का एक कॉन्क्लेव था, कुंभ के ऊपर था। अभी बहुत बड़ा कुंभ का कार्यक्रम शुरू हो रहा है कल से, बल्कि आज से शुरू हो चुका है, पहला राजसी स्नान। तो जब मेरा सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने, जो मन संचालन कर रहे थे, एंकर थे, उन्होंने पहला प्रश्न ये किया कि आजकल जिस तरह से जाकर, मैं बात यहीं से अभी मेरे जहन में आई कि दीप प्रज्वलित जब किया गया, कि कार्यक्रमों में आजकल नेताओं को बुलाया जाता है, धार्मिक कार्यक्रमों में पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया जाता है। धर्म में राजनीति का क्या काम? ये बहुत अक्सर बहुत सामान्य सा एक प्रश्न उठता है और उनसे दीप प्रज्वलित कराया जाता है, उनको मुख्य अतिथि बनाया जाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या ये पहले भी होता था? क्या ये धार्मिक दृष्टि से सही है? तो मैंने अपना जवाब दिया कि जो दीप प्रज्वलित होता है वो किसी अंधेरे कमरे में रोशनी करने के लिए नहीं होता। रोशनी है वहां पर, दिन में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो एक सांकेतिक है कि जब संत, ऋषि, मुनि जब अपने आश्रम में, गुरुकुल में अक्सर राजा को या राजा के जो प्रतिनिधि होते थे उनको बुलाते थे और उसका पर्पस ये होता था, उसका मकसद ये होता था दीप प्रज्वलित करने का, एक सांकेतिक होता था कि ज्ञान जो हम बांट रहे हैं, ये ज्ञान हमारे द्वारा आप से होते हुए पूरी प्रजा तक पहुंचे। ये ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीप पूरे प्रजा में प्रकाश फैलाए, पूरी प्रजा ज्ञानवान हो, इसलिए इस तरह का दीप प्रज्वलित किया जाता है। ये एक डिसिप्लिन है, लाइफ का एक डिसिप्लिन है। और दोस्तों, मुझे लगता है लाइफ में एक डिसिप्लिन होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर जब आपने नाम सुना होगा प्रदीप भैया जी महाराज, स्वामी विशालानंद, अक्सर दिमाग में पहली चीज क्या आती है? कोई होंगे बुजुर्ग से जो संसार में संघर्ष नहीं कर पाए, संसार में अपनी जगह नहीं बना पाए, घर परिवार छोड़कर पलायन कर लिया। भगोड़े जो होंगे, जो संसार में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, वो चले गए होंगे छोड़कर। या फिर दूसरा आता है कि पैसा कमाने का अच्छा रास्ता होगा, इजी वे टू अर्न मनी, यही आता है ना अक्सर। दोस्तों, जो सन्यास की असल परंपरा है, जो वास्तविक परंपरा है, इसका जो इस दायित्व को जो लेता है, वो पलायनवादी नहीं है, वो संघर्षवादी है। क्योंकि इस रास्ते में वो जितना समय रहेगा जीवन पर्यंत, उसके लिए हर पद पे, हर क्षण पे संघर्ष है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये परंपरा हमें एक लाइफ में बहुत से डिसिप्लिन भी सिखाती है। मैं आज लगभग 28 साल से इस सन्यास के मार्ग पे चल रहा हूं, अभी चल रहा हूं। इस रास्ते का अंत नहीं है। इस रास्ते पे आप सिर्फ सूर्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और लोग अक्सर सोचते हैं कि आराम से खा पी के पेट मोटा किया होगा। हाँ, मैं फूडी हूं,
मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, पर मैं आपको बताऊं, आज सुबह भी यहां आने से पहले 45 किलोमीटर दूर से आया हूं। शायद बहुत सारे युवा हमारे भाई इसलिए नहीं आए कि उनको ठंड लग रही थी, पर मैं 45 किलोमीटर आने से पहले 20 किलोमीटर दूर गाड़ी चला कर गया, 15 किलोमीटर दौड़ा, वापस अपने आश्रम गया और वहां से होने के बाद फिर तैयार होकर फिर 45 किलोमीटर इधर गाड़ी चलाकर आया हूं। तो लाइफ में अपने, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अक्सर जो एक परसेप्शन बनी हुई है ना, वो परसेप्शन टूटनी बहुत जरूरी है। एक जो सोच हम एक दिमाग में बनाकर बैठ जाते हैं ना कि इस तरह के लोग हैं, एक मोनोटोनी जो बनी हुई है दिमाग में, वो डायनामिज्म हमारी सोच में भी आना बहुत जरूरी है। हमें अक्सर आजकल बड़ी सारी जनरेशन को डिवाइड कर दिया है, मिलेनियल्स है, जेनजी हैं, अब अल्फा बीटा गामा बीटा आने वाले हैं, फिर कुछ और आ जाएंगे उसके बाद जो 25 में पैदा हुए। बात ये नहीं है, बात यह है कि जितनी जनरेशन्स बदलती जा रही हैं उतने हम लोग ना सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं। मैं इससे थोड़ा सा हट जाऊं, मैं थोड़ा इजी होके बोल पाऊंगा, कंफर्टेबल हूं ना, मतलब कैमरे वालों को दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम से अपने कंफर्ट में आना चाहता हूं। तो बात यह है कि दोस्तों कि हमें ना, जितना हम इन चीजों को लेते हैं ना कि हम इस जनरेशन में आ गए, ये हो गए, हम अगर अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी दुनिया को देखेंगे तो हम बहुत सेल्फ कंज्यूम्ड होते जा रहे हैं। हमारा कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है। हमारा स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? शॉपिंग करना, नई चीजें खरीदना। मैंने ये चीज ली, देखो कुछ रिएक्शंस आ गए, बोलते ही रिएक्शंस आए। तो नया आईफोन आया, लेटेस्ट मॉडल कौन सा है, मुझे वो लेना है, फलां चीज आई, ये चीज लेनी है, और इतना कुछ हासिल करना है। और हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने डिग्री लेनी है, एलएलबी कर ली, एलएलएम मैक्सिमम करेंगे, या आगे फर्दर हायर स्टडीज में भी जाएंगे, बट उसके बाद फिर है कि पैकेज कितना मिलेगा। और हम कुएं के मेंढक बनने को तैयार होते हैं, और इसका फायदा एक मदारी आएगा, उस बंदर को सारी जिंदगी नचाएगा। वो बंदर अपनी मुट्ठी डाल के चने पकड़ने को तैयार बैठा है कि मैं गुलाम बनने को तैयार हूं, मैं आपकी नौकरी करने को तैयार हूं, मैं नौकर बनने को तैयार बैठा हूं, मैं इसीलिए तो पढ़ाई कर रहा हूं। दोस्तों, वो जो माइंडसेट है ना, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। और जब हम उस माइंडसेट से बाहर आएंगे ना कि हमें नौकर नहीं बनना, हमें मालिक बनना है। मैं कोई स्टार्टअप की बात नहीं करने जा रहा, मैं कोई बिजनेस कोच नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं। क्योंकि स्टार्टअप्स की हम जब बात करते हैं, कितने सारे स्टार्टअप्स आते हैं, हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दे आर नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे आर इन अदर वे, दे आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर द सोसाइटी अर्लियर और लेटर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको हम समझ भी नहीं पाते। हमें लगता है अच्छा 10 मिनट में घर पे सामान आ गया, मेरी ग्रोसरी आ गई, तो एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे लॉन्ग रन में देखोगे, आपके साथ के रिटेल की दुकान बंद हो गई, उसका चूल्हा जलना बंद हो गया, वो खर्चे अपने मीट नहीं कर पा रहा, वो एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दी। एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो हम अक्सर इतने सेल्फ सेंट्रिक होते जाते हैं कि यहां तक, रिसेंट न्यूज है, 2-3 दिन पहले की एक न्यूज में पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन ने बोला कि 90 आवर्स वर्क वीक होना चाहिए। कितना डिस्कशन हुआ उसके ऊपर कि उनको इंसान नहीं चाहिए। आप लोगों को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? बंधुआ मजदूर होते हैं ना, 90 घंटे एक हफ्ते के, जानते हैं 16 घंटे एक दिन के, 6 दिन से अगर डिवाइड करते हैं 15 into 6 is 90, 15 घंटे। आपसे 15 घंटे 16 घंटे रोज काम कराने की तैयारी की जा रही है। कैसा माइंडसेट हमारा बना दिया जाता है। ये बेनिफिट उठा रहे हैं और हमें उससे बाहर निकलकर हम देख ही नहीं पाते कि हमें, हमारा मकसद क्वांटिटी देना नहीं है। अगर हम क्वांटिटी देते चले जाएंगे तो हमारे अंदर जो एक ह्यूमन टच है, हम रॉबोट्स बन के रह जाएंगे, हम मशीन बन जाएंगे, हम इंसान नहीं रहेंगे। हमारे अंदर जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं खत्म होती चली जाएंगी। हमारे अंदर जो एक मानवता का गुण है, मानवता का गुण खत्म होता चला जाएगा। हमारे अंदर जो एक सोचने की शक्ति है,
हमें एक मोल्ड में ढाल दिया जाएगा और हम उस मोल्ड के हिसाब से सोचेंगे। क्योंकि मेरी एज लगभग उतनी होगी जितने आपके पेरेंट्स होंगे जिस एज ग्रुप के। तो हमें अपने पेरेंट्स से कभी आप डिस्कस करेंगे तो एक तरह से वो अपने एक माइंडसेट के मोल्ड्स में ढल जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की पार्लियामेंट्स होना, कि हमें पता लगे कि हमने सोसाइटी से लिया तो है, हम कंज्यूमर तो बन गए, बट व्हाट वी आर गिविंग बैक टू सोसाइटी, हु इज गोइंग टू टीच अस दैट? द एकेडमिक्स विल नॉट टीच अस दैट। इसलिए हमारा जो ये पार्लियामेंट करने का मकसद था वो सिर्फ ये था कि हमारा जो युवा है, हमारे जो छोटे भाई, हमारे छोटी बहनें जो हैं, वो एक मोनोटोनी से बाहर निकलकर, किताबों से बाहर निकलकर सिर्फ नर्डी ना हो जाएं कि हम सिर्फ किताबें 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 पढ़ते जा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच एक हो और अपने जीवन का, अपनी जीवन की प्राइम टाइम का एक हिस्सा अपने देश के लिए दे पाएं। और मुझे बहुत ज्यादा लगता है, यदि मेरा सिलेक्शन मेरे टाइम में, जब मैं आपके जितना था, फोर्सेस में हो गया होता तो मैं सन्यास ना लेता। सन्यास कोई बनता नहीं है, सन्यासी हो जाता है, बट फोर्सेस में जाता है। तो मुझे लगता है हमारे जीवन में हमारा जो प्राइम टाइम है, हमें एक बार निकलकर अपना देश घूमना चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं, अरे इस बार वेकेशंस होंगी ना, थाईलैंड चलेंगे, फुकेट होकर आएंगे, सिंगापुर होकर आएंगे, यूएस देखकर आते हैं, इटली जाकर आते हैं, रोम के पुरानी आर्टिफैक्ट्स देखकर आते हैं रोम के। हमने कभी यह नहीं सोचा अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में कैसा कल्चर है, उसको देखकर आते हैं। आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू गाइस, ट्रैवल। जब भी वेकेशंस हो ना, अगर संभव हो तो बाई रोड ना हो तो बाई ट्रेन, नॉट बाई एयर। मैंने कई बार पूरे देश का भ्रमण बाई रोड किया है, 6-6, 8-8 दिन लगातार गाड़ी चलाई है। हर 2 घंटे बाद, कहते हैं ना, कोस कोस पे पानी बदले, 2 कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बाणी। आप जब रास्ते में 100-150 किलोमीटर बाद रुकते हो, सीट चेंज करते हो कि चलो अब तुम ड्राइव कर लो, अब मैं इधर बैठ रहा हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं, अब तुम इधर बैठ रहे हो, हर जगह पे आपको जहां सीट चेंज करोगे, जिस रास्ते में रेस्टोरेंट पे या रेस्टरूम पे रोकोगे, आपको वहां पे नई भाषा, नया कल्चर, नए ट्रेडिशंस दिखेंगे। आपको देश देखने को मिलेगा, देश समझने को मिलेगा। मेरा पिछले 28 साल का अनुभव है जेलों में सुधार कार्य करने का। जब मैं यहां आया तो अभी पीछे जहां हम लॉबी में बैठे हुए थे तो हमारी बात हो रही थी, तो हम जेल में जब जाते थे तो जेल में कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो हमें समझ नहीं आता था सॉल्व कैसे करें। रिफॉर्म कर दिया, व्हाट्स नेक्स्ट? बिकॉज वंस समबडी इज इनसाइड द प्रिजन, वन इनसाइड द जेल, अब जो वो बाहर निकलेगा वो और हीनियस क्रिमिनल बन के बाहर निकले या रिफॉर्म्ड सिटीजन बन के बाहर निकले, तो कैसा हम उसको बाहर देखना चाहते हैं? हमारे अंदर ये दुविधा होती थी। तो हमने फिर एक काम शुरू किया, हमने कहा कि जो जुडिशरी है, आप लोग बहुत सारे जुडिशियल सिस्टम में जाने वाले हैं, तो हमने कहा इन लोगों को जेल में लेकर आओ। पहले हमने जजेस से, जो सेशन जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, इनसे रिक्वेस्ट की, सर आप जेल में आइए। ग्रेजुअली हाई कोर्ट के जजेस, और उसके बाद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जब भी कोई नया सीजीआई आता था, हम जेल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अंदर एक ग्रैंड इवेंट करते थे, सीजीआई को बुलाते थे और उनको जेल विजिट कराते थे, लोगों की स्टोरी शेयर करते थे, जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है वो शेयर करते थे। यहां तक कि हमने ये किया कि जिसने क्राइम किया और जो विक्टिमाइज हुआ है, उन दोनों के सामने मिलन कराए, उन दोनों के सामने फेस टू फेस उनकी डिस्कशंस कराई, तो आधी प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो गई। समटाइम्स you have to think out of the box or kick the box out of your place. Out of the box तो सब लोग सोच लेते हैं, लात मारो उस डब्बे को जो आपको डब्बा बंद करके रख देता है। और यथार्थ में जो चीज हो रही है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने लाइफ का प्राइम, जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी छोटी नहीं है, कम से कम 5 से 10 साल
हमें अपने फोर्सेस को देने चाहिए, देश को देने चाहिए, या फिर सन्यास परंपरा को, एक सन्यासी बनकर जीवन बिताएं, किसी एक ट्रेडिशन को फॉलो करें, किसी एक कल्चर को फॉलो करें और वहां पे पूरी सन्यासी की प्रचारक की भूमिका निभाएं और अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को, अपनी जो हमारी आइडियोलॉजिकल एक धरोहर चलती चली आ रही है, उसको समझें, उसको जानें, उसको पीएचडी या डीलिट लेवल तक अंदर जज्ब कर ले, अपने वेदों को, उपनिषदों को, महाभारत को, गीता को। क्योंकि बहुत सारी सिर्फ बातें कर लेते हैं। टीवी डिबेट सुनेंगे ना, कोई कहेगा अरे मनुस्मृति में ये लिखा, फलां में ये लिखा, उसमें ये लिखा। हैव यू एवर रेड दैट? नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, बातें करेगा बैठ के बड़ी बड़ी। मुझे लगता है जीवन का एक हिस्सा वो भी देना चाहिए, जीवन का एक अरसा 5 से 10 साल का, या फोर्सेस को, या सन्यास परंपरा को, या अगर उसमें नहीं जाते तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि हम जो पॉलिटिक्स में रह के जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो पॉलिसीज के द्वारा जो काम करते हैं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉलिसीज। चलो बात यहां तक आई है, मैं आपको एक और पॉलिटिक्स का ओरिजिन भी बताता हूं कहां से है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि कोई भी छोट भैया नेता था, चापलूसी करके आगे बढ़ा, वहां तक आ गया, उसको ग्रास रूट की कोई नॉलेज नहीं है और वहां तक पहुंच गया। सोक्रेटिस का नाम सुना है ना, सुकरात का? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रिपब्लिक। पढ़ी है किसी ने? पढ़ रहे हैं ना? रिपब्लिक में होता है कि ओरिजिन ऑफ पॉलिटिक्स कहां से है। सुकरात एक संत थे, सोक्रेटिस एक संत थे वेस्ट के, और उनकी खोज ईश्वर की थी। तो जब ईश्वर को खोज करते करते अब उन्होंने कहा कि इस आइडियोलॉजी को अपनी सोसाइटी तक कैसे पहुंचाया जाए। तो पूरी सोसाइटी मिलके एक सिस्टम बनाती है कि सोसाइटी को कैसे चलना है, और उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड को सिलेक्ट करते हैं, दैट ही विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, एंड नाउ ऑनवर्ड्स ही विल बी कॉल्ड द किंग। सो तो जो किंग है, या जो आज सत्ता के नेतृत्व कर रहा है, जो सत्ता का, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसलिए जब वेस्ट में होता था कि जहां से किंग निकलता था, अपने हैट्स उतार के वो सर झुका देते थे। और उसका जब थोड़ा सा और एडवांस्ड वर्जन आया, जब अंग्रेज भारत से गए, तो उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। कि अब डेमोक्रेटिक ये आया, जनतंत्र चाणक्य के समय था, जिस समय उन्होंने जनता में से, और उससे पहले भरत ऋषि, जिनको जनता में से राजा ने चुना था, कि वो शेर के दांत गिन रहा था, तो उनको अपना एक लायबल, एक ऐसा चाहिए था जो जिम्मेवारी समाज की उठा सके, जो डरे ना, जो शूरवीर हो, जिसके अंदर संकल्पवान युवा हो। तो भरत जो छोटा बच्चा था, उन्होंने, वो शेर के दांत गिन रहा था, तो उन्होंने उससे कुछ बातें की और वो सभी बातों के सही उत्तर देता गया। वहां से जनतंत्र शुरू हुआ और वहां से फिर आगे चल के वो प्रजातंत्र बना, डेमोक्रेटिक सिस्टम बना। और जब हम इन तीनों में से किसी एक उसमें रहेंगे, किसी एक ट्रेडिशन को अपनी लाइफ में, इसलिए नहीं कि हम पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकें, बट पॉलिसी ड्राफ्ट करने में, आप में से एक भी व्यक्ति अगर पॉलिसी ड्राफ्ट करने वाली जगह पे पॉलिटिक्स में जाता है, वो जो पॉलिसीज बनाएगा, मुझे कई बार लगता है स्टार्टअप्स वो काम नहीं कर रहे। स्टार्टअप्स को काम क्या करना चाहिए था? आज एक बहुत बड़ी सेट ऑफ पॉपुलेशन है, मेरी थोड़े दिन पहले सोशल वेलफेयर वालों से बात हो रही थी, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट के, तो उनसे बात होते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 22,000 दिल्ली में ट्रांसजेंडर्स हैं जो भीख मांग रहे हैं। वो अपनी इच्छा से तो ट्रांसजेंडर नहीं बने थे ना, नेचुरली पैदा हुए ना, तो उनकी गलती क्या है? हमें उनको मेन स्ट्रीम करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। जो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, पहली रेड लाइट पे कोई भी विदेशी भारत आता है, पहली रेड लाइट पे जहां उसकी गाड़ी रुकती है, कोई आके भीख मांगता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमारे देश की इमेज क्या होती है? भिखारियों का देश है। पहले नटों और सपेरों का देश कहते थे, फिर आया भिखारियों का देश है। भारत की राजधानी में हो रहा है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, अपनी इच्छा से मेंटली रिटार्डेड नहीं हुए। कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। प्रिजन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनको रिफॉर्म कर, बहुत सारे ऐसे सेट्स ऑफ पॉपुलेशन है जिनको रिफॉर्मेशन चाहिए। आपके घर खाना जल्दी पहुंच जाए, आपके घर ग्रोसरीज जल्दी पहुंच जाए, ये स्टार्टअप नहीं है।
प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो करो जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हैं, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो पॉलिसीज हम बनाएं। जब एक जगह पे बैठकर हम पॉलिसी बनाएंगे, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों का भला होगा। उससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं हो सकती। तो जब आप कहते हैं अनपढ़ लोग बैठे हैं वहां पर, तो चाणक्य ने एक बहुत सही बात कही है। चाणक्य कहते इस देश को खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो हमें सक्रिय होना पड़ेगा कि हम अपना योगदान एक्टिव पॉलिटिक्स में कैसे दे सकते हैं। हम देश का निर्माण करने में, देश को सही दिशा में ले जाने में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो यदि हम ये सब करने लग जाएं, मुझे लगता है मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, तो यदि हम अपना एक जीवन का थोड़ा समय निकालकर इन कार्यों में दें और वापस अपनी मुख्य धारा में 5 या 10 साल बाद आ जाएं, तो मुझे लगता है हमें जो मिनिमलिज्म सीखना आएगा। जापान की इकोनॉमी हमारे से बहुत अच्छी है, पर मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, और जब हमारा लाइफस्टाइल मिनिमलिस्टिक बन जाएगा, हमारी पूरी एक जनरेशन मिनिमलिस्टिक बननी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो कंपनीज हमें पैसा निचोड़ने के लिए यूज करती हैं, जो हमें लेबर के लिए यूज करती हैं, जो 15 घंटे हमसे रोज काम कराना चाहती हैं, 90 घंटे सप्ताह में काम कराना चाहती हैं, वो अपने पर्पस को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी। हमारे यूथ पार्लियामेंट का पर्पस ही ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर जो डिस्कशन, जो डिबेट पार्लियामेंट में चल रहे हैं, यूथ का उस पर क्या ओपिनियन है, हम उसको सामने रख पाएं। और इसलिए हमने ये कार्यक्रम डिजाइन किया है, भारतीय यूथ पार्लियामेंट। इसलिए आप सबसे आज मैं इस कार्यक्रम को यहां पे ओपन कर रहा हूं, और आप सबसे अनुरोध है इस कार्यक्रम को यहां तक नहीं रोकेंगे। इसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए यू विल टेक योर फर्स्ट, और जैसा कहा गया है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन बीनेथ योर फीट। पहला कदम उठाएं, आप 1000 मील तक अपने आप चल जाएंगे। धन्यवाद।